जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे और आप इसे देखेंगे बुधवार और शनिवार को। तो देखना न भूलिए मेरे साथ चाय पे चर्चा। नमस्कार, MPAT न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम चाय पे चर्चा। तस्वीरें बदल रही हैं, ज़माना बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं और इंसान भी बदल रहे हैं, पर एक बात जो वहीं खड़ी है वो है पत्रकार। पत्रकारों में भी व्यक्ति बदल रहा है, पत्रकारों में भी हर चीज़ें बदल रही हैं, पर उसकी स्थिति नहीं बदल रही है। बहुत सारी बातें करेंगे और आज हमारे बीच इसी सब बातों को लेकर हमने खास आप लोगों के लिए बुलाया है। हमारे बीच में है पत्रकार दिनेश अग्रवाल। दिनेश अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। नमस्कार। जो मैंने पहले कहा कि सब चीज़ें बदल रही हैं, उसके बाद पत्रकार वहीं का वहीं है। मैं आपसे पहला तो ये जानना चाहूँगा कि आप पत्रकारिता फील्ड को खुद ही चुना आपने या बाय डिफ़ॉल्ट इस जगह पर आ गए? नहीं, ये हमारी अपनी इच्छा थी और हमने खुद चुना इस पेशे को। और शुरुआती दौर हमारा 75-76 के आसपास शुरू हुआ था। जी जी। और दिली ख्वाहिश थी कि हम इस शहर के लिए उसकी पीड़ा को एक मंच दें, एक अभिव्यक्ति दें, ताकि जो पीड़ित पक्ष है उसको राहत मिल सके। और हमें शुरुआती दौर में जब पत्रकारों की संख्या इस शहर में 8 या 9 रही होगी, तो बहुत कामयाबी मिली। और जो हमारे सीनियर थे, सम्माननीय चंद्रशेखर जी त्रिपाठी, कैलाश चंद जी अग्रवाल, विकास चंद जी वासुदेव, पदम चंद जी गर्ग, आदरणीय शरद सिन्हा जी, करुणेश चंद जी पांडे, रमेश निगम जी, बड़े बड़े दिग्गज नाम। इन लोगों के साथ में जो हमें सीखने को, आगे बढ़ने को मिला, तो बड़ा आकर्षक भी था और लोकहित में भी था। पत्रकारों को चतुर्थ स्तंभ कहा जा रहा है। जी जी। बड़ा मैटर इसमें रहता है, कई बार इस पर बातें उठी। चतुर्थ स्तंभ के बाद भी पत्रकार को वो स्तंभ का सम्मान नहीं मिल रहा है। नहीं, अब कहने को हम 5वां स्तंभ भी कह सकते हैं, न पत्रकार मना करेंगे, लेकिन वो 5वें स्तंभ की गुंजाइश नहीं है। 4 वो जो चौपाए होते हैं, 4 ही स्तंभों पे बिल्डिंग खड़ी रहती है, तो वो 5वां बेसुरा लगता है। वरना हम 5वां 6वां स्तंभ कुछ भी कहें इनको, लेकिन संवैधानिक दर्जे में चौथा स्तंभ नाम की कोई चीज़ नहीं है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये तीनों अंग ही है। इसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आम आदमी को उतनी ही है जितनी पत्रकार को है। जब आपने पत्रकारिता शुरू की तो उस समय अखबार छापना भी एक बहुत मुश्किल काम था। वो दौर कैसा रहा? उस दौर को और इस दौर को, आज के दौर को, दोनों को बताइए। उसमें एक आत्मीयता बहुत ज़्यादा थी। जो वर्क टीम साथ में काम करती थी, तो हैंड कंपोजिंग रहता था, एक ट्रेडल मशीन भी हुआ करती थी, इलाहाबादी पैटर्न पे वो कंपोज सिस्टम फर्मा वगैरह हुआ करते थे। तो समाचार को लाना, लाके लिखना, लिख के उसको एक एक टाइप उठा के कंपोज करना, फिर उसे मेकअप करना। मेकअप में भी डिज़ाइन का ध्यान रखा जाता था और हमेशा कंपटीशन रहता था। हमारे जो सीनियर थे, सम्माननीय चंद्रशेखर जी त्रिपाठी, वो हमेशा नवभारत टाइम्स, नई दुनिया में राजेंद्र माथुर जी थे, इन अखबारों को रख के, और ख़ासकर पत्रिका को, राजस्थान जयपुर से जो पत्रिका डाक से आती थी, उसे रख के वो कहा करते थे इसको पढ़ो। और वो रहता हिंदी में अखबार था, लेकिन हमें इतनी क्लिष्ट हिंदी देख के लगता था वो जैसे दूसरी भाषा का अखबार हो। तो वो जो शुरुआती दौर की हमारी पाठशाला कंप्लीट हुई, उसने आज तक हमें पीठ पे हाथ रखा और संबल प्रदान किया कि हम आगे बढ़ते और आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग आ गया। ये तो चमत्कारिक मायावी दुनिया है। ये श्रव्य और दृश्य दोनों का काम कर रहे हैं और आकर्षण भरपूर है इसमें। एक चीज़ ये बात करना चाहूँगा, जैसे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, दोनों अब अलग अलग दिशा हुए।
मेरी अपनी बात कही जाए, शायद आपकी भी, और बहुत सारे लोग आज भी सुबह उठते हैं तो उनको चाय के साथ अखबार की ज़रूरत होती है। तो ये कितना ज़रूरी है? ये जो पाठक अभी शेष बचे हैं ये भी अंतिम पायदान पे है जी। इनका भी वजूद जिस दिन अलविदा कह देगा तो लोग अखबारों से हटके फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आएंगे। कहा जाता है कि अखबारों का कभी वजूद ख़त्म नहीं होता, हमें दस्तावेज के रूप में इनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन संख्या इतनी घट जाएगी कि इनका अस्तित्व अपने आप कांपने लगेगा। बिल्कुल सही बात, अपने आप कांपने लगेगा। आज ग्लैमर जो हमारे सामने है तो तुरंत घटना हमें इलेक्ट्रॉनिक में उसने दिखलाई और तुरंत प्रतिक्रिया ली और उसका परिणाम भी बतला दिया। तो ये चाय पीते पीते उन्होंने देखा और आगे बढ़ गए। अब अखबार के लिए एक टाइम की प्रतीक्षा करना और समय देना, फिर उसको पढ़ना, तो इतना वक्त आजकल लोगों के पास नहीं है, भले ही वो फालतू रहें, लेकिन सबसे बड़ा ये काम है उनके पास में कि उनके पास टाइम नहीं। बिल्कुल। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हम बात कर रहे थे और हमारे साथ बात कर रहे हैं दिनेश अग्रवाल जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं। अब अपने भी सपनों को लगाइए पंख शिवानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ। पाइए बीपीटी, बीएमएलटी, डीएमएलटी, डी एक्स-रे, डी फार्मा, सर्टिफिकेट इन योगा और सीसीएच जन स्वास्थ्य रक्षक के कोर्सेज के लिए अनुभवी शिक्षकों से पूर्ण प्रशिक्षण। शिवानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, बाईपास रोड, एसएस मोटर्स के सामने, शहडोल, एमपी। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चाय पे चर्चा और हम बात कर रहे हैं पत्रकार दिनेश अग्रवाल जी से। दिनेश जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो अभी कोरोना काल आया, इसमें सभी लोगों को कोरोना योद्धा का सम्मान मिला और काफ़ी लोग जो फ्रंट लाइन वॉरियर थे, पत्रकार भी उसमें काम किया और बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने काम किया, क्योंकि जब लोग घर में बैठे टीवी देख रहे हैं तो उसका कारण पत्रकार है, पर पत्रकारों को सम्मान नहीं मिला, ऐसा क्यों? सम्मान मांगा नहीं जाता, स्थितियां ऐसी बनाई जाती हैं कि लोग दिल से सम्मान देने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें नहीं मिला है तो वो जो कबीर की पंक्तियां याद आ रही हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। एक उंगली अगर हम उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ आती हैं। कहीं ना कहीं हमारी सेवा में, हमारी सक्रियता में या हमारे कम्युनिकेशन में कमी रही होगी, वरना कौन है जो मेहनत को सम्मानित करना नहीं चाहता। और एक चीज़ ये भी है कि पत्रकारों की उपस्थिति हमेशा सराहनीय रही, चाहे वो प्रशासन को हो, चाहे शासन हो, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई भी हो। अपनी बात कहना है, सपोज कि मैं प्रधानमंत्री को कोई बात कहनी है तो एक एक व्यक्ति के पास कैसे पहुंचेगा, इसी माध्यम से पहुंचता है। उसके बाद उस पत्रकार की स्थिति जिसने ये कवरेज किया, उसके बाद उसकी स्थिति फिर से वो नगण्य हो जाती है, क्योंकि वो फिर मतलब उसने पत्रकार किनारे हो गया, प्रधानमंत्री की बात आगे आई। ऐसे समय पे पत्रकारों को, आपको नहीं लगता कि पत्रकारों का एक वजूद धीरे धीरे निर्धारित होना चाहिए किसी तरह से? आपने देखा होगा प्रारंभिक शिक्षा आपने जिस गुरु से ली होगी वो गुरु उसी स्थान पर रह गया होगा और आप पढ़ के आगे निकल आए और आज अपने गुरु से ऊपर हो गए। तो हम तो वो नाविक हैं कि जो इधर सवारी आई उसको वहाँ छोड़ दिया, वहाँ की सवारी को इधर छोड़ दिया, दोनों को राम राम। अब यहाँ वाले क्या खजूर बन रहे हैं, यहाँ वाले बरगद बन रहे हैं, हम तो नाविक हैं, दूसरा कोई आएगा उसको भी छोड़ देंगे। तो जनता के पक्ष को प्रशासन के पास और प्रशासन के पक्ष को जनता के पास। कल भी हम ये नाव खे रहे थे, आज भी हम ये नाव खे रहे हैं, इसी पे तो हमारा वजूद टिका है। हम कहाँ जाना चाहते हैं? हम जहाँ जाएंगे तो फिर ये नहीं रह जाएंगे जहाँ हैं। तो निष्पक्ष पत्रकारिता क्या हुई फिर? हाँ, ये निष्पक्ष और पक्ष, सूरज निकलता धोबी खुश होता है कि आज हमारे सारे कपड़े सूख जाएंगे। किसान नाराज हो जाता है कि आज अच्छा घाम किए हो भगवान, हमारी फसल सूख जाएगी। अब सूरज से हम कहें तुम इसके लिए पक्ष हो, उसके लिए निष्पक्ष हो, तो ये अपना काम करना चाहिए। लोग जिस नज़रिए से देखें उनकी नज़र।
पत्रकार हमेशा ही सच की आवाज़ उठाने के लिए माहिर रहा है, पर कई बार ऐसा भी होता है कि पत्रकारों को उसके लिए काफ़ी खामियाजा भोगना पड़ता है। ये चाहे प्रशासन हो, चाहे शासन हो, चाहे किसी तरह का हो। 2 पंक्तियां हैं जी। अंधे को अंधा कहोगे, अंधा जाएगा रूठ, और हंसते हंसते पूछ ले भैया कैसे गई थी फूट। तो हमारी शैली क्या है? हम कड़वा भी बोलना चाहते हैं, सामने वाले की बुराई को उसको बतलाना भी चाहते हैं, तो हमारी शैली क्या होनी चाहिए? अगर वो परफेक्ट है तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके बताने पे तो जिसके अंदर कमी होगी वो भी मुस्कुरा उठेगा कि आप सही कह रहे हैं, मैं इसको सुधारूंगा। लेकिन जहाँ आप व्यक्तिगत लांछन लगाएंगे, उसे अपमानित करेंगे, तो वो तैश में आ जाएगा, तो हमें सुरक्षा की ज़रूरत पड़ने लगेगी। वरना कलम के सारथी को सुरक्षा की क्या आवश्यकता? बहुत सारे पत्रकार अब ऐसे आ गए हैं जो अभी युवा हैं, और आप लोग तो, आपकी कलम ने इतने सारे लेख लिखे हैं, इतनी सारी आवाज़ें उठाई हैं, हो सकता है वो आपको ही फॉलो कर रहे हों, पर जो युवा हैं वो कुछ भटके हुए से हैं। इनको अगर सही राह दिखाना हो या सही बात कहनी हो, कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये आते कहाँ से हैं और जाते कहाँ हैं। हमारे पास मकान का कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है, या ये कहें कि छत भी नहीं है और दरो दीवार भी नहीं है, तो जो कोई आ रहा है और यहाँ से जा रहा है, तो पहले तो हम परिचय पूछा करते थे कि आप पत्रकार हैं क्या है। अब तो ये स्थिति आ गई है कि लोग हमारे बारे में पूछते हैं कि ये भी पत्रकार हैं क्या। तो जब ये सामने आने लगता है और ये संख्या बढ़ती जा रही है, तो मैं यही मानता हूँ कि देश के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, और ये बिना इंटरव्यू का एक जॉब है जहाँ ना आपकी मार्कशीट देखी जा रही है, ना आपकी प्रतिभा देखी जा रही है। आप आइए, जमिए, जब तक पसंद आए रहिए, इसके बाद आप चले भी जाइए, कोई क्लेम नहीं। आपका एक आपसे और बात करूंगा आवारा कलम के बारे में। दर्शकों, एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर बात करेंगे दिनेश अग्रवाल जी से। कहीं जाइएगा नहीं। विवेकानंद पैरामेडिकल कॉलेज शहडोल एक भव्य एवं आधुनिक पैरामेडिकल संस्थान। एडमिशन स्टार्ट। कोर्सेज BMLT, DMLT, D Pharma, COT योग्यता 12th पास बायो। विवेकानंद पैरामेडिकल कॉलेज। एड्रेस बाणगंगा रोड, SS मोटर्स कैंपस, शहडोल, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 07652 241818 या फिर 97540 21163 या फिर 98267 82133 या फिर 90397 60565। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें MP80 न्यूज और हमारी बेल आइकन को प्रेस करें। तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चाय पे चर्चा, और हम बात कर रहे हैं दिनेश अग्रवाल जी से। दिनेश जी, एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ कि आपके द्वारा एक आवारा कलम नाम से एक कॉलम छप रहा है और काफ़ी चर्चित है, ये आपने कब से शुरू किया और इसका क्या आपको रिवर्ट क्या मिल रहा है, अगर पूछा जाए तो रिटर्न क्या मिल रहा है? क्या होता है कि घर में, परिवार में अगर कोई महिला अपनी पीड़ा बतलाना चाहती है, तो या तो वो ननद को देखेगी या पड़ोसन को देखेगी, और अगर कोई नहीं मिलेगा तो वो एकांत में भगवान के सामने बैठ करके अपनी पूरी पीड़ा व्यक्त कर देगी। तो जब मेरे मन के अंदर भी कुछ सवाल आते थे कि हम क्या करें, अगर उनको हम कहीं जाते थे कि अभिव्यक्ति के लिए हम रखना चाहते हैं, यहाँ परोसना चाहते हैं, तो हर एक के अपने हित जुड़े होते हैं कि नहीं यहाँ नहीं तुम वहाँ जाके करना, वहाँ नहीं गए तो वहाँ गए। तो ये सोशल मीडिया हम और हमारे जैसे अनेक लोगों को, जिनके अंदर छुपी हुई अभिव्यक्तियाँ थीं, उनको प्रकट करने का एक साधन मिला है। तो अपने मन के अंदर अगर कुछ आया
तो बैठे लिख दिए। और मैं तो तारीफ़ करूंगा उन लोगों की जिन्होंने हमें सम्मान दिया और इस कॉलम को सराहा। मैं हृदय से उनका धन्यवाद, आज चूँकि अनिल जी ने ये मंच उपलब्ध कराया है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आवारा कलम में उन चंद लाइनों को पसंद किया। नहीं, काफ़ी पसंद किया जा रहा है, ये बात मैं नहीं, ये आपके चाहने वाले सभी लोग, और काफ़ी पैनापन है उसमें, हर चीज़ के बारे में आप लिखते हैं। एक चीज़ और कि पत्रकार होते हुए आप अपना परिवार भी चला रहे हैं और काफ़ी सालों से ये सब चल रहा है। कितने संतुष्ट हैं आपके परिवार वाले आपसे, और आप अपने काम से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, मैं अभी तक तो घर में हूँ तो ये मान के चलता हूँ कि घर के सारे लोग मेरे से संतुष्ट हैं, वरना मैं वृद्धाश्रम में पड़ा होता। रही बात इसकी कि मैं अपने जॉब से संतुष्ट हूँ, वो भी हूँ, और एक छत्र छाया के नीचे जहाँ से मैंने काम शुरू किया था आज भी मैं वहीं बैठा हूँ। न मैंने महत्वाकांक्षा के चलते बाहरी क्षेत्र को चुना और न कभी मैंने कभी आपको ऑफर में आया ऐसा? कई बार आए, नवभारत से भी आया, भास्कर से भी आया, एक अखबार निकलता है देश बंधु, जी जी, तो सुरजन साहब थे उस समय, मायाराम जी सुरजन, तो उनका भी पत्र आया है, रखा है, लेकिन कभी गए नहीं। जाने से ये होता कि हम अलग, परिवार अलग, और जो वो ज़्यादा हमें मानदेय दे रहे थे तो वो आने जाने में और बाहरी खर्चे में वो समानांतर बैठ जाता। मैं संतुष्ट हूँ। पर संतुष्टि अपनी जगह है, पर जहाँ सैलरी की बात करें तो पत्रकारों की सैलरी यहाँ मतलब गिनने लायक भी नहीं है, अगर केवल सैलरी की बात करें। ये सरस्वती जी का और लक्ष्मी जी का झगड़ा चलता ही रहता है। अगर इनकी सैलरी अच्छी हो जाए तो इनकी बुद्धि काम नहीं करेगी, ये परफेक्ट है। अभाव में जो दंश पैदा होते हैं, जो पीड़ा होती है, उसी को कलम में देना तो पत्रकारिता है। और अगर ये सुविधा संपन्न हो गए, इनको भी 1 रुपये किलो गल्ला मिलने लगा और वो हो गए, तो फिर तो ये कहा नहीं जा सकता क्या हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी स्थिति में, कई पत्रकारों का दर्द मैंने देखा है, गंभीर बीमारियां आ जाती हैं, अनचाहे तौर पे आ जाती हैं, उस समय एक पीड़ा होती है कि काश कोई व्यवस्था हो। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अभी मुख्यमंत्री राहत कोष से कुछ फंड की व्यवस्था की है, पत्रकारों के लिए बीमा चालू किया है। फिर उन्होंने आकस्मिक बीमारी की निधि एक रखी है, तो कलेक्टर के माध्यम से आवेदन करें, काफ़ी अच्छा। अब ये चीज़ें आती हैं तो 2 बातें पड़ जाती हैं। जब तक इनकी स्वीकृति होती है, कोरम पूरा करते हैं, और जो उनका पत्राचार का वो रहता है जरूरी दस्तावेज, उनको जुटाते जुटाते और यहाँ बीमार को देखते, तो ये कुछ अभी द्वंद्व चल रहे हैं। इनका भी सलूशन अगर ढूंढ लिया जाए तो पहले की तुलना में जो आज़ादी के दौरान पत्रकार थे, उन्होंने न मानदेय मांगा था न सुरक्षा मांगी थी। उन्होंने देश के लिए जो काम किया, हम उनकी वंशावली हैं। लेकिन आज की ज़रूरतों को देखते हुए जब समाज का हर वर्ग सुविधाओं के लिए दौड़ रहा है, तो एक हल्की सी ज्योति हमारे मन में भी प्रज्वलित होती है कि हमारे बच्चे भी अच्छी शिक्षा पाएँ, हमको भी बीमारी के दौरान कुछ सहायता मिल जाए, मन में आता है। तो शासन भी कदम से कदम मिला के चल रहा है, बहुत कुछ दे रहा है और कुछ हम ले नहीं पा रहे हैं। शहडोल में एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आवासीय भूखंड की व्यवस्था शासन ने की थी। अर्जुन सिंह जी के दौर से वो चला आ रहा है कि हम पत्रकारों को आवासीय भूखंड देंगे, जो आवासहीन पत्रकार हैं। अब आप ताज्जुब कीजिए, उसमें उन्होंने शर्त रखी कि 20 पत्रकार आपस में एक सोसाइटी बना लें और उस सोसाइटी को हम ज़मीन अलॉट कर देंगे और उसको फाइनेंस करा के सब अपने घर बना लें। लेकिन हम सब आपस में 20 लोग एक नहीं हो पा रहे। बहुत बड़ी बात है ये। और हम शासन को दोष दें, तो हम अपने आप को देखें, फिर बैठें, फिर चर्चा करें, तो हमारी स्थिति में बदलाव आएगा। यहाँ की जो राजनीति है, मतलब यहाँ देखें या देश में हर जगह कांग्रेस का शासन रहा है, कांग्रेस की विचारधारा रही है, फिर धीरे धीरे विचारधारा बदली, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आई। लोगों में अभी भी
कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया, बीजेपी ने अच्छा काम किया, सपा बसपा सब ने अच्छा काम किया अपने अपने तरीके से, पर लोगों में आज भी कहीं ना कहीं वो दंश है कि हमें कुछ और होना चाहिए था। देखिए, मैं कूप मंडूप की तरह हूँ, इस कुएं से बाहर नहीं गया तो मैं बाहर की राजनीति तो नहीं बतला पाऊँगा, पर शहडोल की राजनीति का आकलन आपके सामने रख रहा हूँ। सामान्य वर्ग धीरे धीरे राजनीति से क्यों किनारे होता जा रहा है? चूँकि आरक्षण के तहत यहाँ की हर सीट, जिला पंचायत ले लें, चाहे वो विधानसभा ले लें, चाहे लोकसभा ले लें, जो भी निर्वाचन की हैं, चाहे सोसाइटियों में हो, कृषि उपज मंडी में हो, विपणन में हो, सब जगह आरक्षण फैल गया है। तो अगर कोई सामान्य वर्ग का नेता आंदोलन करता है, सड़क पे जाता है, लाठियां खाता है, लोगों को इकट्ठा करता है, खर्च करता है, अपने घर से फ्लैक्स बनवाता है और आरक्षण के तहत सीट किसी दूसरे को मिली जा रही है, तो ये त्याग लोगों ने किया है। पुराने लोग थे, उन्होंने किया है। कई आदिवासियों को यहाँ नेता बनाया है, घर से उठा के उनको लाए हैं। आदरणीय ददन राम जी का नाम मैं सबसे पहले लूँगा, जिनकी देन दलपत सिंह परस्ते भी थे, जिनकी देन दलवीर सिंह जी भी थे और दलवीर सिंह की देन बिसाहू लाल सिंह थे। तो एक कड़ी से एक कड़ी जुड़ती गई। ये नेतृत्व अब इनको संभालना ना चाहिए। बिल्कुल। अभी भी आप सामान्य वर्ग की तरफ देखते हो, अगर देखते हो तो संगठन में और सत्ता में आप आरक्षण खत्म कर दो। मैं किसी से नहीं कहना पड़ेगा, इतना प्रगाढ़ और सशक्त नेतृत्व शहडोल में है, आज भी है। लेकिन पीड़ा यही है कि क्यों करें भाई, किसके लिए करें? हमें उसका प्रतिफल क्या, न मूल्यांकन मिलता है और न उसका हमें प्रतिफल मिलता है। तो ऐसा है, पानी में लाठी मारे जाओ मारे जाओ मारे जाओ, लोग हंसते जाएं। तो शहडोल के अंदर जो परिसीमन हुआ वो गलत हुआ, आरक्षण के तहत जो सीटें चली गई वो गलत गई। तो आज की तारीख में ये नेतृत्व विहीन हो गया है और जो भी आ रहा है मनमानी कर रहा है, चला जा रहा है। वरना यहाँ का नेतृत्व अगर पहले जैसा रहता, मेरा दावा है कि शहडोल के अंदर ये जो 800 और 900 की रेत हवा में उड़ रही है ना, ये नहीं उड़ने पाती। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। मैं एक बात आपसे करना चाहूँगा कि पत्रकारों को लेकर आपके मन में भी बहुत सारी भावनाएं हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं, अगर वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं, खासकर यूथ आजकल का, उनके लिए ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो क्यों अपनाएं इसे? मैं, जो मेरे साथी हैं अभी वर्तमान में पत्रकारिता में हैं और जो आना चाहते हैं, सबका स्वागत है। मैं सबसे केवल एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि किसी विषय में जिसमें आपकी रुचि है, अध्ययन कीजिए। अगर आपका अध्ययन परफेक्ट रहेगा, नियमों की बात आपको मालूम रहेगी, कानून के बारे में आप जानकारी रखेंगे, क्षेत्र के बारे में आप अच्छी तरह से अवगत होंगे, तो किसी के सामने भी खड़े होंगे, आंख से आंख मिला के आप बात करेंगे। और अगर आप केवल डेस्क पर बैठ करके ही पत्रकारिता करेंगे तो विज्ञप्तियों के वीर बने रह जाएंगे, कलम के वीर नहीं बन पाएंगे। बहुत बड़ी बात है। तो दर्शकों, आप सुन रहे थे दिनेश अग्रवाल जी को, जो पत्रकार भी हैं और एक अच्छा व्यक्तित्व भी है इनके पास, और साथ में बहुत ही खुश मिजाज इंसान हैं। हम आपसे इनको मिलवा रहे थे। मैं आपको बता दूं कि अगर सच में आपको पत्रकारिता करनी है तो एक अलग भावना से जुड़िए, देश प्रेम की भावना से जुड़िए, लोगों की सेवा भावना से जुड़िए और अध्ययन जरूर करिए, तब आपकी लेखनी में वो बल आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका हमारे स्टूडियो में। और दर्शकों, आप देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम चाय पे चर्चा। हम हर बार एक नई शख्सियत को आपके सामने पेश करेंगे। अगली बार के लिए हमें अनुमति दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।